बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5। टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, बेसिकली हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। ठीक है, और पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इवेपोरेशन। ठीक है, इसलिए आज के लेक्चर में हम इवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी प्रॉपर्टीज़ जिस तरह वेपर प्रेशर इस तरह की नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन जो है वो लिक्विड स्टेट में ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि लिक्विड क्या है। लिक्विड मैटर की एक फॉर्म है, एक शक्ल है। ठीक है, मैटर क्या है, मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक तो मैटर मैस रखता हो, ठीक है, और सेकंड ये कि उसका एक वॉल्यूम हो। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, यानी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जिनका वज़न है और वो जगह को घेरती हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो मैटर है। ठीक है, मैटर की क्या होनी चाहिए, दो कंडीशंस हैं, एक उसका मैस हो और सेकंड वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जगह घेरता हो, यानी वॉल्यूम हो। ठीक है, ये मतलब है वॉल्यूम का, उसको हम कहेंगे कि ये मैटर है। मैटर की आगे तीन जो है वो टाइप्स हैं। एक है लिक्विड, सेकंड है सॉलिड, थर्ड है गैस। ठीक है, सबसे पहले ये कि सॉलिड किसे कहते हैं। ऐसी मैटर की एक ऐसी शक्ल जिसमें जो हमारे पास है मॉलिक्यूल्स वो बहुत क्लोजली पैक्ड हों, एक दूसरे के पास पास हो, दरमियान में स्पेस ना हो, इस तरह से। ठीक है, जो बिल्कुल साथ साथ हैं और इनमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम कहेंगे सॉलिड, यानी इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, क्लोजली पैक है। ठीक है, एक बहुत अच्छी और क्लोज पैक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम कहेंगे सॉलिड। ठीक है, और गैस हम उसे कहेंगे जिसमें दूर दूर हों, मतलब एक यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे होगा, फोर्थ यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे गैस। इससे भी बल्कि दूर दूर यूं होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे गैस। जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हों उसको हम कहेंगे गैस। ठीक है, गैस स्टेट। और थर्ड आ जाता है लिक्विड। लिक्विड हम उसे कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स ना बहुत ज़्यादा दूर हों ना बहुत ज़्यादा पास हों। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान स्पेस होती है। ठीक है, स्पेस जिस तरह आप ये देख सकते हैं, दरमियान में ये स्पेस है ना। ठीक है, और जो हमने सॉलिड पढ़ा था, सॉलिड में तो बिल्कुल क्लोज पैक थे, इस तरह से, इस फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। और लिक्विड में ये होता है कि ना बहुत ज़्यादा पास होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान भी स्पेसेस होती हैं, लेकिन ये वाली जो स्पेस इनके दरमियान है, जो लिक्विड के दरमियान स्पेस है, वो गैस से कम है, क्योंकि गैस में तो दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। ये स्पेस गैस से कम है और सॉलिड से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसी स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड स्टेट। ठीक है, और लिक्विड की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। मतलब अगर आप इसको ग्लास में डाल रहे हो तो वो उसकी वही शक्ल होगी जो ग्लास की होगी, और अगर आप इसको उठा के किसी जग में या किसी देगची वगैरह में डाल रहे हो पानी को, तो क्या होगा, वो उसी शक्ल को इख्तियार कर लेगा जिस शक्ल का बर्तन होगा। ठीक है, लिक्विड की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, शेप, लेकिन इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर इज़ नो डेफिनेट शेप, और ये शेप वही वाली अटेन कर लेता है जिसका जैसा आपका बर्तन हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, ये हमने लिक्विड स्टेट को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन हम कहते हैं कि किसी लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना। ठीक है, अगर आप देखें कि चूल्हे पे आपने एक देगची रखी है, पानी उबल रहा है, अगर आपने नोट किया हो तो उसमें से भाप निकलती है, स्टीम। ठीक है, भाप जो हमें अगर हम उसके ऊपर हाथ करें तो बड़ी हमें गरम गरम सा एहसास होता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, वो बेसिकली इवेपोरेशन होती है कि लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। इसकी एग्जांपल है वाटर का स्टीम में चेंज हो जाना। ठीक है, होता ये है कि ये स्टेप बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है, और एनर्जी हम उसे किस तरह देते हैं, हम उसे हीट देते हैं, हम आग जला देते हैं। ठीक है, मतलब अगर वाटर ने इवेपोरेट करना है तो वाटर ने एनर्जी रिक्वायर कर है। ठीक है, वाटर को एनर्जी रिक्वायर है, अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो ही वाटर जो है वो इवेपोरेट करेगा। और वो एनर्जी आप किस तरह देंगे, आपने नीचे चूल्हा जला दिया, ठीक है, हीट दी, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
आपने उसे हीट दी, जब वाटर ने जो है अपनी इनफ एनर्जी, एक सफिशेंट एनर्जी को गेन कर लिया, फिर क्या होगा, फिर वो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस फेस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड से गैस फेस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये प्रोसेस जो है वो एनर्जी रिक्वायर करता है। उसने क्या करना है कि जो आपने इसको हीट प्रोवाइड की, चूल्हा जला दिया नीचे, ठीक है, उसने उस एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसके पास सफिशेंट एनर्जी होगी ताकि इतनी एनर्जी हो कि वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस क्या करता है, ये प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर प्रोसेस है, कि इस प्रोसेस को एनर्जी रिक्वायर होती है। ऐसा तो नहीं ना होता कि आपने ग्लास में या जग में पानी डाल के रखा है और वो खुद ब खुद जो है वो इवेपोरेट हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपने ग्लास में ठंडा पानी या फिर नॉर्मल पानी रखा है और वो उसमें से भाप निकल रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता। भाप हमेशा गर्म पानी में से निकलती है। ठीक है, अगर चूल्हे पे पड़ी हुई है, आपने नीचे आग जलाई हुई है, फिर ही जो है उसमें से भाप निकलेगी। आम जो किसी फ्रिज में से आप निकालें या फिर वैसे देखिए, उस पानी में से भाप नहीं निकलती, वो पानी जो है वो गैस फेज में नहीं कन्वर्ट होता। क्यों? क्योंकि उसके पास इनफ एनर्जी नहीं होती। अगर उसके पास इनफ एनर्जी हो कि वो एक फेज से दूसरी फेज में चेंज हो जाए, फिर ही वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज करता है, यानी ठंडक का एहसास होता है। क्यों होता है? इवेपोरेशन जो है इसमें ये होता है कि जब आप वाटर जो है, ठीक है, ऊपर वाली जो सतह है, ठीक है, फर्ज करें आपने किसी कंटेनर में पानी लिया, उसको चूल्हे पे रख दिया। ठीक है, अब उसकी जो ऊपर वाली सतह थी, जो ऊपर वाली सरफेस थी, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऊपर ऊपर वाली थे, नियर द सरफेस थे, वो उन्होंने जो है वो इनफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। ठीक है, और बाकी जो इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स है वाटर की, उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और वो गैस फेस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो गैस फेस में कन्वर्ट हो गए, और जो बाकी मॉलिक्यूल्स नीचे वाले थे, ठीक है, इस तरह है ना कि हमारे पास एक कंटेनर है, मैं इधर इधर ड्रा कर देती हूँ, एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर क्या है, वो वाटर है, और उस वाटर की जो सरफेस है, ठीक है, जो वाटर की सरफेस है उसके ऊपर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से इन्होंने क्या किया, आपने नीचे जो है वो एक बर्नर जलाया हुआ है, चूल्हा जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चूल्हा जल रहा है। अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, जो बाकी नज़दीक के इर्द गिर्द के वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये वाले, इनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, और ये इस सतह से जो है वो ऊपर की तरफ उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि उनके पास इनफ एनर्जी हो गई थी, उनके वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इंक्रीज़ हो गई, इतनी इंक्रीज़ हो गई कि वो एक लिक्विड स्टेट से गैस फेज में चेंज हो गए। इन्होंने क्या किया, जो बाकी नीचे वाले मॉलिक्यूल्स थे या इर्द गिर्द के नज़दीक के, उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और ख़ुद गैस फेज में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो नीचे रह गए थे, जिनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया था, ठीक है, ऊपर वालों ने नीचे वाली की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है, कि जो नीचे वाली मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, उनकी एनर्जी कम हो गई। जब उनकी एनर्जी कम हो गई तो वो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी कम है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि अगर आपने देखा हो कि आपको पसीना आया है, ठीक है, आपको पसीना आया, आपका जो था वाटर, जो आपकी ऊपर से बॉडी पे था, वो वाटर इवेपोरेट हो गया, और आपको पसीना आने के बाद क्या होता है, आपको ठंडा का एहसास होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग का काज बनता है। इवेपोरेशन काजिज कूलिंग, इवेपोरेशन ठंडक देती है हमें। इसी तरह ये होता है कि स्वीट जो है, स्वीट हम कहते हैं पसीने को कूल्स द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब वाटर इवेपोरेट होता है, लिक्विड स्टेट से गैस फेज में कन्वर्ट होता है, ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एनर्जी रिक्वायर करता है, और आपने नीचे जो है वो हीट दे दी। ठीक है, उस वाटर के जो ऊपर वाली सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने नीचे वाले और जो नज़दीक वाले उनके पास वाटर के मॉलिक्यूल थे, उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। ठीक है, क्योंकि उनकी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी। जब उन्होंने इर्द गिर्द वालों की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उनके पास का इनफ और सफिशेंट एनर्जी हो गई कि वो एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, और जो नीचे वाले थे वो उनकी एनर्जी कम हो गई, और जो ऊपर वाले थे उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गए, और जो नीचे वाले थे बाकी बच गए थे, जिनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया था, उनकी एनर्जी कम हो गई, और वो कूलिंग का काज बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो वाले फैक्टर
जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया जो है वो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करता है। किस तरह से कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। किस तरह कि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक देगची है, ठीक है, और इसका इतना सा सरफेस एरिया है, ठीक है, इतना इसका, तो जाहिर सी बात है आपने नीचे क्या किया, आपने इसके अंदर वाटर है, ठीक है, आपने नीचे आग जला दी है, ठीक है, और इसके अंदर क्या, इसके अंदर वाटर है। अब जब भाप बन रही है तो इतना ज़्यादा इसका एरिया है, इतना, ठीक है, ये इसका मुंह है देगची का, तो क्या होगा कि इतने एरिया में से भाप निकलेगी यूं ऊपर को, ठीक है, इतने एरिया में से भाप निकलेगी। और अगर आपने इतनी सी देगची ली है, इतनी सी, ठीक है, और इसके नीचे आग जल रही है, ये इसके अंदर वाटर है, तो इसमें कितनी भाप निकलेगी, इतने से, ठीक है। और सेकंड को कितनी बड़ी देगची थी, दूसरी आपने ये वाली कंडीशन ली, ठीक है। अब ये वाला सरफेस एरिया ज़्यादा है क्योंकि देगची बड़ी है तो ज़्यादा भाप निकलेगी, और ये जो है ये छोटी है तो यहाँ से थोड़ी भाप निकलेगी। इसका मतलब है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप एक कप में चाय पी रहे हैं, ठीक है, आपने एक कप लिया है, कप कितना होता है, मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ, कप इतना होता है, ठीक है, इतना ही होता है, ज़्यादा छोटा सा, ठीक है। तो उसमें जो है चाय बहुत देर लगा के ठंडी होगी, क्यों, क्योंकि उसकी भाप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी, उसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना सा है। फिर आप क्या करते हैं, जो इस कप जो है चाय का, उसके नीचे एक पिर्च होती है, एक प्लेट होती है, ठीक है, आप उसको उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। अब नीचे आप देखेंगे ये जो प्लेट है, प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है, जब आप उसको प्लेट के अंदर डालेंगे तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। बेसिकली जो चाय के कप के नीचे प्लेट रखी होती है ना, उसका मकसद यही होता है। ये अलग बात है कि अब हम इसे थोड़ा समझते हैं ऑकवर्ड कि नहीं हम इसमें चाय नहीं पियेंगे, लेकिन इस कप, जो चाय का कप होता है, उसके नीचे रखी हुई प्लेट का यही मकसद होता है कि गर्म चाय को ठंडी करके पी लिया जाए, क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आपको उम्मीद है कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगी। इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। दूसरा पॉइंट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ये है कि अगर आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वाटर को, क्योंकि ये इवेपोरेशन जो है वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ही वाटर इवेपोरेट होगा। ठंडा पानी तो इवेपोरेट नहीं होता, गर्म पानी इवेपोरेट होता है। गर्म पानी क्यों होता है, क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर ज़्यादा किया हुआ है, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा जो है वो इवेपोरेशन होती है, और थोड़े टेम्परेचर पे थोड़ी इवेपोरेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ये चूल्हा है, ठीक है, और ये बहुत स्लो चल रहा है, कितना चल रहा है, इतना सा, ठीक है, इतना सा चल रहा है, इतनी सी आग है, ठीक है, और अगर मैं दूसरा कहूँ इसकी इतनी ज़्यादा आग है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, ये वाला टेम्परेचर कम है, ठीक है। इसके ऊपर रखा हुआ जो बर्तन है और ये जो थोड़ी आग वाला है, ठीक है, बर्तन सेम है, सिर्फ मैं टेम्परेचर का डिफरेंस बता रही हूँ, बर्तन सेम है। अब ये वाला जो पानी है इस देगची के अंदर, इसको गर्म होते हुए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और ये जो तेज़ आग पे रखा हुआ कंटेनर है, ठीक है, इसको गर्म होते बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, इसकी आंच स्लो है, इसकी आंच तेज़ है, ठीक है। तो ये वाला जो वाटर है ये जल्दी इवेपोरेट होगा, ठीक है जी, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप देंगे इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। वाटर इवेपोरेट फास्टर इफ द टेम्परेचर इज हायर, द एयर इज ड्राई एंड इफ देयर इज विंड। Evaporation rates are higher at higher temperature because as temperature increase the amount of energy necessary for evaporation increase, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, ठीक है। अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगी, तो क्या होगा, जिस तरह अगर आप देखें वाटर और अल्कोहल, अल्कोहल जो है, जैसे हम स्प्रिट वगैरह ले लें, कोई एग्जांपल ले लें आप, अल्कोहल में
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती हैं जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ के रखती है बेसिकली, ठीक है। यानी इंटर मॉलिक्यूल के दरमियान वाली जो फोर्सेस होती हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है, ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिस तरह वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, इसके और ये दूसरा मॉलिक्यूल है H2O, इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं जिनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं वो वाली फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, कि ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर ये वाली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये टूटेंगी और ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो इस मॉलिक्यूल से अलग हो जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला इवेपोरेट होगा, ठीक है। इसका मतलब है अगर तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी देंगे, ये ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी और ये एनर्जी जो है ये इस बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेगी, ठीक है। ये वाली इनको तोड़ा जाएगा, फिर क्या होगा, फिर जो है आपका ये वाला मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो सकता है, इसने इवेपोरेट करना हो, इसने ना करना हो, तो ये वाली जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये टूटेंगी, फिर ही जो है इवेपोरेशन होगी। इसलिए अगर ये बहुत वीक है, मतलब अगर ये थोड़ी सी एनर्जी से टूट रही हैं तो फिर तो ये इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं वो ज़्यादा टाइम लेगा, वो ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, वो ज़्यादा एनर्जी लेगा, उसका इवेपोरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। जबकि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी वीक हैं उनका इवेपोरेट होना आसान होता है, ठीक है। इसको स्टडी कर लेते हैं। इफ़ द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अ फ्यू ऑफ द मॉलिक्यूल विल हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दे विल स्टे इन लिक्विड फेज एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी लो, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो इवेपोरेशन कम होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। वीक इसलिए इवेपोरेशन ज़्यादा जो है वो इसलिए होगी कि अगर वीक है तो उसको तोड़ना तो बहुत आसान है, वो थोड़ी सी एनर्जी से टूट जाएंगी, आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की, आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने की, वो तो आसानी से टूट जाएंगी, ठीक है। इसलिए ऐसा लिक्विड जिस तरह वाटर है, वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा जो है वो मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है, उनको तोड़ना बहुत ही आसान होता है। इसलिए जो है एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर से। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके बॉयल होना शुरू होता है, लिक्विड से गैस फेस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेपर प्रेशर को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।